तो आज के इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू यूरिन ही बनता रहेगा, वह भी रुकेगा। तो कब रुकेगा, कब बनेगा? यूरिन फॉर्मेशन का रेगुलेशन के कई मैकेनिज्म हैं, समझे। पहला मैकेनिज्म आप यहां देखिए, थोड़ा देखो। पहला मैकेनिज्म है मायोजेनिक, जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ऑटोमेटिक होता है। दूसरा मैकेनिज्म है रास सिस्टम। रास का मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तीसरा में आपको एएनएफ है, चौथा में न्यूरल है और पांचवा में हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन है, राइट। तो कह रहा है कि जो एएनएफ है और न्यूरल है, यह डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। कोई घटाएगा तो कोई बढ़ाएगा। दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि जब घट गया तो उसको बढ़ाया जाए और जो बढ़ गया तो उसको घटाया जाए। तो बढ़ाने घटाने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को घटा करके नॉर्मल लाने के लिए एएनएफ और न्यूरल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है, जबकि रास सिस्टम और हार्मोन ये आपको जीएफआर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया, समझे। नीट का क्वेश्चन पहला निकलेगा यहां से कि बताओ भाई जीएफआर को बढ़ाने के लिए, जीएफआर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कराने के लिए इनमें से कौन मैकेनिज्म है? हार्मोन है, रास सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, घटाने के लिए कौन कौन है? जीएफआर को घटाने के लिए कौन कौन जवाबदेह है? तो आपको कहेगा एएनएफ और न्यूरल है। तो 2 क्वेश्चन तो आप यहां से समझ लो, पहला, ठीक है जी। अब आते हैं कि इसको हम चारों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला देखो मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब यह है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, यहां ध्यान दो, ये एफरेंट आर्टेरियोल है और ये ग्लोमेरुलस में जा रहा है। मतलब ये कि अगर आप इसको बोमेंस कैप्सूल में ऐसे बात करो कि ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है। आप थोड़ा सा इसको समझिए, हम समझाते हैं आपको इसको। ये है आपका बोमेंस कैप्सूल और यहां से है इफरेंट आर्टेरियोल, मतलब पहले है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। फिर आपको यहां पर बढ़ता गया इस तरह से, ठीक है, और जाकर के फाइनली ये निकला ऐसे पतला से, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है कि पहला तो ये है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इसका मसल्स स्ट्रेच होगा जब ज्यादा ब्लड आएगा, समझे कि नहीं। आप गुब्बारे में ज्यादा पानी भरोगे तो क्या होगा? फैलेगा। हवा भरोगे तो क्या होगा? फैलेगा ना। गुब्बारे को फूकते जाओ तो क्या होगा? बैलून उसका फूल जाएगा। तो कह रहा है कि या तो स्ट्रेच होगा। तो कह रहा है कि ये जो मसल्स है एफरेंट आर्टेरियोल का, दिख रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल का मसल है, तो इसमें अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? ये स्ट्रेच हो जाएगा, समझे। तो स्ट्रेच होने से डायमीटर इसका इंक्रीज कर गया। डायमीटर इंक्रीज करने से ब्लड ज्यादा आएगा ग्लोमेरुलाई में, ग्लोमेरुलाई में ब्लड ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो क्या होगा? जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा, समझ में। तो हम इसी बात पे लिखे हैं कि एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो टेंड टू स्ट्रेच द स्मूथ मसल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, राइट, व्हिच इंक्रीजेज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा टू ग्लोमेरुलाई, दस जीएफआर इंक्रीजेज। तो ये तो हो गया ग्लोमेरुलस में कैसे इंक्रीज हुआ, मसल के स्ट्रेच होने से। एफरेंट मसल ज्यादा स्ट्रेच हो गया ज्यादा ब्लड प्रेशर से, तो ज्यादा ब्लड आ गया तो जीएफआर बढ़ गया। अब घटेगा कैसे, ये सोचना है। तो कह रहा है, अब दूसरा देखो, कह रहा ब्लड प्रेशर, ब्लड में क्या चीज है? कैल्शियम है। जो ब्लड आया उसके साथ साथ कैल्शियम भी आया। तो कह रहा कि यह कैल्शियम कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्या करेगा? मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो फैला हुआ था वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। तो कंस्ट्रिक्ट हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब ये जो इतना बड़ा था वो अब ये छोटा हो गया, समझ में। तो मसल जो है कंस्ट्रिक्ट कर गया, सिकुड़ गया।
तो डायमीटर ऑफ आर्टेरियोल डिक्रीज हो गया। जो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर था कैसा हो गया, घट गया। तो ब्लड फ्लो क्या हो गया, घट गया। तो जीएफआर डिक्रीज हो गया। तो क्या हो गया। तो ये रेगुलेशन ये हुआ कि कैसे बढ़ा कैसे घटा, और इसमें एफरेंट आर्टेरियोल के मसल्स का क्या रोल है। तो पहला तो हमारा मायोजेनिक का ये कांसेप्ट हो गया मसल्स के इसके द्वारा। अब दूसरा है न्यूरल कंट्रोल। देखिए न्यूरल किडनी जो है, किडनी के अंदर में ब्रेन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गया हुआ है। सिंपैथेटिक जो नर्व्स है वो इनर्वेट है, ठीक है। तो जैसे ही ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो कॉज क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टेरियोल। फिर से इसको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन कराएगा, रीनल आर्टेरी को सुकुराएगा, रीनल आर्टेरी को। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो हमारा घट जाएगा, समझे। घट जाने से प्रेशर घट गया, ब्लड प्रेशर घट गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, ब्लड प्रेशर घटा तो कम गया, समझे, फिर ये हो गया। तो रीनल जो न्यूरल कंट्रोल है वो इस तरह से मेंटेन करता है। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फेनोमेना किडनी के अंदर में है रेगुलेशन के लिए, यूरिन के रेगुलेशन के लिए, वो है रास सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना। यहां से आपको बहुत काफी क्वेश्चन मिल सकता है बनाने के लिए। तो इसका पूरा नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास का पूरा नाम बोलो, रेनिन, जोर से बोलो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसको जरा समझते हैं आराम आराम से। पहले अच्छा इसमें कौन कौन, एक और है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें 3 सेल है, एक है जेजी सेल, एक है मैकुला डेंसा जो कि डीसीटी में पाया जाएगा, और एक है लेसी सेल या पॉल्किन सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या कैसे होता है ये, ठीक है। बाकी अभी आगे बात करेंगे, पहले समझो। कह रहा है कि व्हेन ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलाई, अगर ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में गया, डिक्रीजेज घटता है, कम ब्लड गया ग्लोमेरुलस में, तब क्या होता है, फिल्ट्रेट डिक्रीजेज, समझे ना, फिल्टर भी तो कम ही आएगा। कहा कि जब ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो गया, जब ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा जो ब्लड जा रहा है, इनपुट हो रहा है ग्लोमेरुलस में, उसकी मात्रा कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो वहां से फिल्टर होकर जाएगा वह भी कम होगा। तो कह रहा है कि फिल्ट्रेट डिक्रीजेज। अब फिल्ट्रेट डिक्रीज होगा तो उसमें सोडियम आयन का कंसंट्रेशन भी घटेगा, समझना जरा बात को। ब्लड ग्लोमेरुलाई में गया कम, तो फिल्ट्रेट हुआ कम, और फिल्ट्रेट के अंदर जो सोडियम, अभी हम फोकस कर रहे हैं एक आयंस पे, एक मिनरल पे जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम की जो वहां कमी हो गई फिल्ट्रेट में, तो उससे क्या हुआ, करेक्ट, व्हेन फिल्ट्रेट रीच डीसीटी। अब ध्यान दीजिए डीसीटी कहां है, यहां देखो, ये आपने ग्लोमेरुलस है यहां है, और ये पीसीटी है, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले से डीसीटी है, ये डीसीटी है, और फिर ये आपका पास कलेक्टिंग डक्ट है। तो कह रहे जब ये डीसीटी में गया, यहां से फिल्टर होते होते फिल्ट्रेट जब डीसीटी में गया, यस, डीसीटी में मैकुला डेंसा नाम का सेल है, यहां लिखेंगे अभी। फिल्ट्रेट यहां सोडियम पहुंच गया, कहां पहुंच गया, डीसीटी में, और इट्स मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा का जो सेल है वो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल में पाया जाता है। मैकुला डेंसा कहां पाया जाता है, डीसीटी में, बोलो डीसीटी में। तो वह जो मैकुला डेंसा का सेल है वह सोडियम के कंसंट्रेशन से बहुत सेंसिटिव है, लिखा है मैंने, व्हिच आर हाईली सेंसिटिव टू सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम कमी हो गई तो हाहाकार मचा देगा। जैसे कुछ लोग होता है ना कि किसी चीज कमी हो जाए तो तुरंत हाहाकार मचाएगा, मतलब सेंसिटिव है। तो कहा सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, गेट एक्टिवेटेड। यह जो मैकुला डेंसा है तुरंत जग गया कि अरे हमको सोडियम की जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो हाहाकार मचाएगा। और वो समझ पाया कि मेरे पास सोडियम की कमी हो गई। अब सोडियम की कमी हो गई, डेली उसको किसी आदमी को 4 रोटी खिला रहे थे तुम, अब तुम उसको आधा रोटी खिला दो,
तो पेट उसका भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो वह हाहाकार मचाएगा कि भाई मेरा 3-3.5 रोटी कौन ले गया, है ना। तो अब सोडियम क्लोराइड नहीं आया, सोडियम की कमी हो गई मैकुला डेंसा में, तो चिल्लाएगा। चिल्ला कर किसको बोलेगा? उसके पड़ोसी जेडी सेल को चिल्लाएगा। देखिए यहां पर, गेट एक्टिवेटेड एंड अंडरस्टूड डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम देन नॉर्मल, नॉर्मल से कमी है तो करेगा क्या? यह करेगा काम एक करेगा, यहां देखेंगे भाई सर यहां समझो, मैकुला डेंसा स्टिमुलेट, यहीं पर मेन बात है। यहां पे एक एरो मारते हैं, देन यहां लिख देता हूं। कहा कि जब सोडियम की कमी मैकुला डेंसा में हुई तब मैकुला डेंसा स्टिमुलेट किया जेजी सेल को। किसको? जेजी सेल को कहा कि देखो भाई मेरे यहां सोडियम की भरमार कमी हो गई। तो उसने कहा अच्छा सोडियम कमी हो गई, चल मैं तेरे को पूरा कराता हूं। यही तो होता है। तो जेजी सेल उसके बदले में अपने पहरेदार को लगाएगा। उसका पहरेदार कौन है? रेनिन। सुनिएगा जरा सा, रेनिन एक्टिवेट किया। मैकुला डेंसा जेजी सेल को कहा कि मेरे पास सोडियम की कमी हो गई। जेजी सेल ने, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ने, जो कि एफरेंट आर्टोरियल में होता है, समझे, वो सिक्रीट करेगा रेनिन। क्या सिक्रीट किया? रेनिन। रेनिन तो दो ढंग का रेनिन होता है। एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला रेनिन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, वो अलग है, ये अलग है। उसमें डबल एन होता है, इसमें एन है, इतना ध्यान रखना। तो रेनिन एक्टिवेट करेगा अब एंजियोटेंसिनोजेन। किसको करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन सोया हुआ है। सोने का मतलब इनएक्टिवेट है। जहां जेन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो इनएक्टिवेट है। और है कहां? वो है लीवर के अंदर में। ये भी एक क्वेश्चन आएगा नीट का कि एंजियोटेंसिन कहां से सिक्रीट करता है? तो जवाब है लीवर से। तो एंजियोटेंसिनोजेन पहले एक्टिवेट होगा, जगेगा, और जग करके बनाएगा। उसके दो रूप हैं, समझे ना, रावण और कुंभकर्ण, दो रूप है ना भाई। तो एक रूप है एंजियोटेंसिनोजेन 1 और एंजियोटेंसिनोजेन 1 बनाएगा एंजियोटेंसिनोजेन 2। तो क्लियर हो गया? जरा सीधा करो, समझो बात को। तो अब यहां देखो, जेजी सेल का यूज कर लिया हमने, मैकुला डेंसा का यूज कर लिया, एंजियोटेंसिनोजेन का यूज हो गया, रेनिन का यूज हो गया। अब यहां एल्डोस्टेरोन क्या करता है ये हम देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, इसके इतना तक लिखो पहले, फिर आगे हम देख रहे हैं। फोटो खींच लो इसका, काम होगा बच्चों। देखो, तो अभी आप देख रहे थे कि कैसे ये जो एल्डोस्टेरोन का और एंजियोटेंसिन का जो मैकेनिज्म है रास सिस्टम का, वो देख रहे थे आप, है ना। तो उसी में हम आपको बता रहे हैं कि एंजियोटेंसिन 1 बना रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजेन से। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा? यह पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को यह कंस्ट्रिक्ट करा देगा, पतला करा देगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करेगा? यह करेगा क्या? यह कंस्ट्रिक्ट कराएगा एफरेंट आर्टेरियल को, सिर्फ एफरेंट आर्टेरियल को कराएगा। दस लेस ब्लड गोज टू ग्लोमेरुलाई। अब ग्लोमेरुलाई में ब्लड कम जा रहा है तो क्या होगा? मोर एंड मोर ब्लड रिमेन, मतलब ग्लोमेरुलाई से ब्लड अब कम जाएगा। तो कह रहा लेस ब्लड गोज आउट ऑफ ग्लोमेरुलाई, तो मतलब ग्लोमेरुलस में ज्यादा सा ब्लड रहेगा। तो कह रहा मोर एंड मोर ब्लड रिमेन इन ग्लोमेरुलाई, तो ज्यादा रह गया तो इससे जीएफआर इंक्रीजेस। मुख्य बात। अब एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है? कह रहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस एंड वाटर। ध्यान दीजिएगा, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना। इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज। ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर इंक्रीज करेगा।
ठीक है, तो यह कहानी हो गई पूरी हमारा रास सिस्टम की। इसको आइए हम फिगर के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। इस फिगर को समझो कि यह जो है वो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में जैसा कि हमने आपको कहा कि जब मैकुला डेंसा में सोडियम आयन की कमी हो जाएगी तो वह जेजी सेल से कहेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा उसको, और जेजी सेल सिक्रीट करेगा रेनिन, और रेनिन सिक्रीट करेगा, मतलब रेनिन काम करेगा इस पर एंजियोटेंसिनोजेन पे जो कि लीवर से आया, और वो कन्वर्ट कराएगा एंजियोटेंसिन 1 में। इस रेनिन के प्रेजेंस में यहां हमने लिखा हुआ किडनी, किडनी का मतलब जेजे सेल, ठीक है, यहां से, और एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरॉन को, और एल्डोस्टेरॉन फिर से आप यहां बताइए एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर कराएगा, तो सोडियम की ही तो कमी थी, तो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होगा, सोडियम के लेवल को मेंटेन करना। समझे, ये कहानी हो गई पूरी रास सिस्टम की, ठीक हो गया। अब एक तीसरा फैक्टर है हमारे पास, चौथा एएनएफ, नाम है इसका एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। समझिएगा, एट्रियल का मतलब कि जो हार्ट का एट्रिया है उसके वॉल से एएनएफ फैक्टर सिक्रीट करेगा। अच्छा, काम क्या है इसका, फिर से नेट्री टर्म जो आया है नेट्रियम से आया है, तो नेट्रियम का मतलब होता है सोडियम, नेट्रियम का मतलब क्या होता है, सोडियम, ठीक है। तो यह अपोजिट काम करेगा। नीट का सेकेंड क्वेश्चन कि एनएफ का काम क्या है, अपोजिट टू रास या सिनर्जिस्टिक, तो अपोजिट टू रास है। क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा जीएफआर को, ठीक है। ये क्या है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस एएनएफ व्हिच इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, और रेनिन का ही तो खेल था सब जगह, तो रेनिन के प्रोडक्शन घट गया, इसलिए जेजी सेल से तो डिक्रीज हो गया जीएफआर, ठीक है, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट घट गया। अब एक लास्ट है हार्मोनल, सुनोगे जरा सा, एक हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन कब सिक्रेट करता है, कह रहा है कि जब ब्लड कंसंट्रेशन 200 मिलीऑस्मोल के पार हो जाता है, मोर देन 200 मिलीऑस्मोल, तब हाइपोथैलेमस का जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस का रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस को यह स्टिमुलेट कराएगा कि भैया वहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, पानी है ही नहीं, तो वहां क्या करो कि एडीएच सिक्रेट कराओ। अब एडीएच सिक्रेट कराएगा तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच जाएगा डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूबुल में, उसके जो रिसेप्टर है परमेबिलिटी को ओपन करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल। याद हो हमने बताया होगा कि यह नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता, यह स्कार्सिटी में काम करेगा। तो जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया ब्लड का, मतलब पानी की कमी हो गई, तो एडीएच सिक्रेट करेगा पिट्यूटरी के पोस्टेरियर लोब से, वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसको। वह क्या करेगा, डीसीटी पे जाएगा, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल पे और कलेक्टिंग ट्यूबुल पे, और उसके परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, और परमेबिलिटी को बढ़ाएगा तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वाटर यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो यही बात हमने लिखा है कि एडीएच क्या करेगा, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड बिकम मोर देन 200 मिलीऑस्मोल, देन ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस गेट एक्टिवेटेड, उसे क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रेशन ऑफ एडीएच, कहां से, न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी, और ये एडीएच क्या करेगा, तो एडीएच करेगा इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल फॉर वाटर, मोर एंड मोर वाटर एब्जॉर्ब होगा इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी टू ब्रिंग नॉर्मल ऑस्मोलिटी। आया समझ में। तो जब आप प्यासे होते हो तभी भी आपका नॉर्मल काम इसलिए चल पाता क्योंकि एडीएच उसको मेंटेन करता है, डीसीटी की परमेबिलिटी बढ़ा करके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे रेगुलेट होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, ये चारों फेनोमेना हमने डिस्कस किया। बच्चे, आप सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपको हम कुछ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं बोर्ड पे, जो जो टॉपिक जाएगा उसका क्वेश्चन भी हम आपको, जो नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराएंगे। आप सब इसको कॉपी पेन लेके लिखिए, और जहां दिक्कत हो हमसे क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू, नमस्कार।